गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज का क्लास स्पेशली 10th क्लास के लिए होगा, जिसमें लेक्चर नंबर 2 स्टडी करेंगे। इसके पहले भी एक लेक्चर हो चुके हैं, एक वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसे आप देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे कि वोल्टेज पढ़ेंगे आज हम लोग, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास क्यों होता है, इंसुलेटर से इलेक्ट्रिक करंट पास क्यों नहीं होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और भी बहुत सारे टॉपिक स्टडी करेंगे हम लोग। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और हमारे साथ। तो बच्चों, दुनिया की जितनी चीजें हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के पासिंग के बेस पर, उनको दो भाग में क्लासिफाई किया गया, यानी कि लिख सकते हैं कि ऑन दी बेसिस ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के पास होने के बेस पर उनको कितने भाग में क्लासिफाई किया गया, उनको दो भाग में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट नंबर को कंडक्टर बोला गया और सेकंड नंबर उसका इंसुलेटर बोला। एक और होता है सेमीकंडक्टर, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले कंडक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर है क्या। तो ये तो आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कंडक्टर के बारे में, कि दुनिया का वह सब्सटेंस जिससे, इस पूरे यूनिवर्स का वह सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो सके, उसको कंडक्टर कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि दोज सब्सटेंसेज थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन पास इजीली, जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से पास हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कंडक्टर है। सिल्वर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये भी कंडक्टर है। एक चीज और देखिए इसमें, इसके सेकंड पॉइंट में देखिए कि इसमें इट कंसिस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट करते हैं, इसी वजह से इससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो पाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देर बाद देखेंगे। पहले इंसुलेटर को डील कर रहे हैं कि इंसुलेटर सेकंड नंबर में। तो इंसुलेटर के बारे में तो पता है, बस नोट लगा देना है कि दोज सब्सटेंसेज थ्रू विच चार्जेस कैन नॉट पास, जिससे चार्ज पास नहीं हो सकते हैं, जैसे कि रबड़ हो सकता है, फिर प्लास्टिक हो सकता है, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, और भी बहुत सारे हैं। इसमें भी आता है कि इट डजंट कंसिस्ट एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट नहीं करता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे कि हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है, पहले आप इसे नोट कर लें, फिर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है, किसमें होता है, और इलेक्ट्रिक करंट क्यों पास होता है उसकी वजह से। प्लीज मिटाए बच्चों। देखिए, देखते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि क्या होते हैं। देखिए, एक कोई पॉजिटिव एलिमेंट ले लेते हैं, एक पॉजिटिव एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम सोडियम ले लीजिए, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 11 होते हैं, प्रोटॉन भी 11 होते हैं। अब देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर इसको हम एस्टेब्लिश करें, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसका अगर डायग्राम बनाएं अगर हम, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, और ये आपका क्या हो गया, थर्ड ऑर्बिट हो गया। अब फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहां पर 2 मार्क कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन का। सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
ठीक है, और लास्ट में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। आपको पता होगा कि यही 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होता है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए, इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, अब इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, फ्री होते हैं मूव होने के लिए, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का 3 ऑर्बिट वाला अगर डायग्राम हम बनाएं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, और यहां पर हमने थर्ड ऑर्बिट बना दिया। अब देखिए ये किसके लिए है, ये इंसुलेटर के लिए है, और एक यहां पे क्या है, कंडक्टर के लिए है। अब देखिए इंसुलेटर के सेंटर से अगर इसका लेंथ मेजर करें हम यहां से यहां तक, और कंडक्टर के सेंटर से अगर लेंथ मेजर करें तो आपको दिख रहा होगा कि इसका लेंथ इसके कंपेयर में कम है। इसमें भी 3 ऑर्बिट है 1 2 3, इसमें भी 3 ऑर्बिट है 1 2 3, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस है वो, और इसका जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो, दोनों में काफी अंतर है। इसका डिस्टेंस, इसका रेडियस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो कम है एज कंपेयर टू कंडक्टर। तो इसका डिस्टेंस कम होने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन को उतने कम डिस्टेंस में ही एडजस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम अप्लाई होते हैं। आपको पता है कि इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जब कम होता है तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होता है। अब स्पेस कम होने से इनके बीच लगने वाले फोर्स, स्पेस कम होने से इनके बीच लगने वाले फोर्स इंक्रीज कर गए, जिसकी वजह से इसके सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टाइटली बॉन्डेड हो गए, ये टाइटली बॉन्डेड हो गए। लेकिन इसमें थोड़ा स्पेस अधिक होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड नहीं होते हैं और वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, दे आर फ्री टू मूव। इसमें स्पेस कम होता है, इसमें स्पेस ज्यादा होता है, इसमें सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस एज कंपेयर टू इंसुलेटर ज्यादा होता है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, मूव करने के लिए फ्री होते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आगे बात समझ में? चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए एक छोटा सा रूम है जिसमें 5 लोग बैठे हुए हैं, वो आसानी से चल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, उसी रूम में इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन अचानक से उसमें 50 आदमी आ गए, 50 पर्सन आ गए, तब तो सबको चलना मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि कम डिस्टेंस में सबको एडजस्ट करना है, एक ही रूम में सबको एडजस्ट करना है। तो एक रूम में जब पहले 5 पर्सन थे तो आराम से एडजस्ट हो गए, आराम से मूव कर सकते थे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन एक रूम में अगर 50 पर्सन को बिठा दिया जाए, ठीक है, तो उसमें पर्सन को मूव करने में काफी मुश्किल होगी, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस कम होगा और फोर्स मैक्सिमम होगा। सेम टू सेम कि दोनों में 3-3 ऑर्बिट हमने लिया, इसमें हमने देखा कि डिस्टेंस कम था, इसमें हमने देखा कि डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, मूव होने के लिए फ्री थे, और इसके इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बॉन्डेड थे, जिसकी वजह से फ्री नहीं हो सके। एक पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं कि द साइज ऑफ एन एटम ऑफ इंसुलेटर इज लेसर देन कंडक्टर। लेसर देन कंडक्टर क्या होता है? कम होता है। किसका? इंसुलेटर के एटम का साइज कंडक्टर के एटम के साइज से कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होते हैं और वो फ्री मूव नहीं हो पाते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में चर्चा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में चर्चा करनी थी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है। अब समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, वो टाइटली बॉन्डेड हो गए एक दूसरे से, और इसमें थोड़ा सा लूजली बॉन्डेड होते हैं, यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, इसलिए वो मूव कर सकते हैं। ओके, नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों जानते हैं हम लोग
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जानना है। देखिए इसको एक एग्जांपल से पहले समझते हैं कि सपोज कीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, वाटर कंटेनर, जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है। अब इस कंटेनर को हम एक दूसरे एक ऐसे कंटेनर के साथ जोड़ दिए जिसमें वाटर का अमाउंट मिनिमम था, ठीक है, यानी कि इसमें हायर लेवल थे, वाटर का हाई लेवल था, और इसमें क्या था, ये लोअर लेवल का था, ये लोअर लेवल का था। तो इतना तो पता होगा आपको कि अगर कंटेनर ए नाम दे दें, बी नाम दे दें, तो ए से वाटर निकल के किस में जाएगा, ये बी में जाने की कोशिश करेगा, बी में जाने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर चार्ज के मामले में भी आए तो चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के केस में ये उल्टा होता है। कैसे, देखिए, जैसे कि पहले के लोग जो एंशिएंट पर्सन थे, उन लोगों का कहना था कि जो हाई लेवल के चार्जेस हैं वो लोअर लेवल में जाएंगे। जैसे कि अगर कोई गर्म मेटल है हमारे पास, कोई गर्म चीज है, कोई ठंडा चीज है, अगर दोनों को कांटेक्ट में ला दें तो गर्म चीजों से टेम्परेचर निकल करके ठंडे चीजों में जाना शुरू कर देगा। ठीक वैसे ही जैसे कि एक कंटेनर, जिस कंटेनर में ज्यादा पानी था उससे निकल करके जिस कंटेनर में कम पानी था उसमें जाना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। अब देखिए, यानी कि हायर से किसमें जाता है, लोअर में जाता है, ओके। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट के केस में सपोज कीजिए, इसको माइंड में रखिएगा, इससे एक बात सामने आएगा अभी। सपोज कीजिए एक कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन भी होगा। कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन है इसमें, जिसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ये इधर उधर मूव कर रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मूव करेंगे ही, जो डायरेक्शन मिलेगा उसमें मूव करेगा वो। अब मान के किसी समुद्र में या किसी नदी में या किसी नाला में कहीं पर भी थोड़ा सा पानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मूव तो करेंगे ही, निश्चित रूप से मूव तो करना ही है इनको। अब देखिए, अब इसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर देने के लिए, इलेक्ट्रॉन का एक सिस्टमेटिक पाथ देने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, एक सेल को जोड़ देंगे, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी को जोड़ देंगे हम। इसमें इलेक्ट्रॉन था पहले से, देखिएगा ठीक से। तो जब बैटरी को इसमें कनेक्ट करेंगे तब बैटरी का एक एंड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और दूसरा एंड जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। दूसरा एंड निगेटिव होता है, यहां पर निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। अब यहां से निगेटिव फ्लो होना शुरू होगा, यहां पे आएगा निगेटिव चार्ज। अब इस निगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन शुरू होगा और यहां से पॉजिटिव चार्ज इस पार्ट को पॉजिटिव बना देगा। अब इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन शुरू हुआ, तब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से दूर जाने की कोशिश करने लग गया। यहां पर प्रोटॉन थे, पॉजिटिव चार्ज थे, जो इन सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे थे, यानी कि अट्रैक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन में एक पार्टिकुलर डायरेक्शन आ गया, किसकी तरफ, प्रोटॉन की तरफ जाने का एक डायरेक्शन फॉर्म हो गया, प्रोटॉन की तरफ जाने का एक डायरेक्शन फॉर्म हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ मूव करता है तब इलेक्ट्रिक करंट प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करता है, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करता है। इसके बारे में बहुत सारे मतभेद पड़े हुए हैं, अभी क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया है कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट क्यों होता है। और हम जानते हैं कि कोई भी चीजें हायर लेवल से लोअर लेवल में जाती है, तो इस कंडीशन में लोअर लेवल से हायर लेवल में क्यों जा रहा है, इस पर बहुत सारे विवाद पड़े हुए हैं। अभी इसके बारे में क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं आ पाया है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब देखिए सिस्टमेटिक ऑर्डर हो गया और तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो गया, यानी कि लिख सकते हैं हम यहां पर
एक पॉइंट बना करके लिख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहां पर लिख सकते हैं हम लोग कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज जस्ट ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है एंड सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में चलेगा उस डायरेक्शन में ही ये भी जाएगा। आगे बात समझ में कि इलेक्ट्रिक करंट अगर सपोज करो इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कहां से कहां, ए टू, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ए टू बी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आई मूव करेगा कहां से, बी टू ए। आई मूव करेगा बी टू ए, यानी कि उल्टा बी टू ए, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की तरफ और इलेक्ट्रॉन निगेटिव से किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। समझ में आ गया कि डायरेक्शन क्या है, किस तरह से है, क्यों होता है। जो इलेक्ट्रॉन का एक करंट होता है जिससे फ्लो करते हैं, यानी कि यहां पर लिख सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा जाता है। और ये जो मूव कर रहा है बी टू ए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। उम्मीद अच्छा समझ में आ गया। तो यहां पर हायर टू लोअर जा रहा था और यहां पर क्या है, लोअर टू हायर जा रहा है। अब इसमें बहुत सारे कंट्राडिक्शन पड़े हुए हैं, अभी इसमें बहुत सारे विवाद फंसे हुए हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एक्चुअली पुराने जमाने के जो लोग थे वो हायर से लोअर की तरफ फ्लो मानते थे। इलेक्ट्रिसिटी का खोज इलेक्ट्रॉन के खोज के पहले हुआ था, तो उसी बात को लेकर के जो पूरा एंशिएंट साइंटिस्ट थे वो अपने पुराने थ्योरी को लेकर के ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन उन्होंने बता दिया कि क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब उनके द्वारा दिया हुआ है तो काटना इतना आसान नहीं है, इसको गलत करना इतना आसान नहीं है, बस जो रीति रिवाज है वो चले आ रहा है, ठीक है। नोट कीजिए, 2-3 न्यूमेरिकल है, फिर बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, हम वोल्टेज की तरफ बढ़ेंगे। नोट कीजिए इसको। मिटाए बच्चों, देखिए कि मान गए एक वायर ऐसे एक दूसरे को कट किए हुए हैं, ठीक है। इस पॉइंट का नाम ए दे दिए, इसका बी, इसका सी और इसका डी नाम दे दिए, ठीक है। ए से करंट आ रहा है, बी से निकल रहा है, फिर बी से जा रहा है और सी से निकल रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। अब देखिए यहां पर सपोज कीजिए कि 10 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट है, यहां पर 20 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट है, यहां पर 15 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट है, तो आखिर डी का इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, एक्स कितना होगा। देखिए इस केस में होता है कि टोटल इनपुट ऑफ करंट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट करंट, यानी कि जितना इन करता है उतना ही करंट बाहर निकलेगा। तो इन कितना कर रहा है, एक 10 एम्पियर इन किया, डी से निकला, फिर ये कितना इन कर रहा है 20 एम्पियर इज इक्वल टू, यहां पर आउट कितना हो रहा है 15 एम्पियर प्लस एक्स। सॉल्व करते हैं, 10 20 30 एम्पियर इज इक्वल टू 15 एम्पियर प्लस एक्स, इसलिए x इज इक्वल टू 13 माइनस 15 यानी कि 15 एम्पियर। अब देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, 15 एम्पियर आ गया।
अब आप जोड़ के देखिए 15 और 15 30 और 20 और 10 30, तो जितना इनपुट हुआ उतना ही क्या हुआ, आउटपुट हुआ। दूसरा देखिए सेकंड, कि सपोज कीजिए एक वायर ऐसे एक दूसरे को क्रॉस किए हुए हैं, यहां से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है 4 एम्पियर का, यहां से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है 5 एम्पियर का, यहां से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है इस पॉइंट पर 10 एम्पियर का, तो यहां से आउटपुट कितना होगा, बाहर इलेक्ट्रिक करंट कितना निकलेगा। इस थ्योरी से टोटल इनपुट यानी कि इनपुट जितना होगा उतना ही क्या होगा, आउटपुट होगा। तो इसको x मान लीजिए, मान ही लिए हैं। अब इनपुट कितना है, 4 एम्पियर आया तो 4 प्लस 5 एम्पियर आ रहा है प्लस 5 प्लस यहां से 10 एम्पियर जंक्शन पे आ रहा है तो प्लस 10 इज इक्वल टू निकला कितना, x। तो 5 4 9 9 10 19, तो 19 इज इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल टू टोटल कितना हो गया, 19 एम्पियर हो गया। जोड़ लीजिए 5 4 9 और 10 19 होता है, 19 एम्पियर निकल गया। ठीक है, चलिए एक थर्ड और लास्ट, कि मान गए कि एक यहां पर सिलेंडर है जिसका शेप जितना आगे बढ़ रहा है कम होता जा रहा है। ठीक है, यहां से चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, कि मान गए इस शेप का कोई ऑब्जेक्ट है जो आगे मोटा है और पीछे क्या है, पतला है। आगे मोटा है और पीछे पर बाल्टी जैसा, सीधा कर दो तो बाल्टी जैसा लगेगा। यहां से सपोज करो 20 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट इन किया, तो क्वेश्चन ये है कि बाहर कितना इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा। तो सेम सिचुएशन, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, तो इनपुट कितना है 20 एम्पियर और आउटपुट कितना x है, तो x बराबर 20 एम्पियर, यानी कि जितना इन किया उतना ही निकलेगा। इससे एक बात समझ में आया कि इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर के शेप साइज पर डिपेंड नहीं होता है। शेप साइज कैसा भी हो, जितना इनपुट होगा उतना ही क्या होगा, आउटपुट होगा। लिख लीजिए बच्चों, समझ लीजिए इसको, फिर आगे हम वोल्टेज पढ़ें। वोल्टेज को दूसरे टर्म में पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखा जाता है। आगे बताएंगे कि वोल्टेज का ये टाइप होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी 1 unit of positive charge from a single point to another, यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने के लिए जितने वर्क डन किए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। उस टर्म को क्या नाम दिया जाता है, वोल्टेज नाम दिया जाता है। यानी कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट टू अनदर, एक सिंगल पॉइंट से अनदर जाने के लिए। जैसे मानिए इस पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो पॉइंट ए से बी तक इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करने के लिए जितने वर्क डन किए जाते हैं, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जितने वर्क डन किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, वोल्टेज कहते हैं। +1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को या +1 कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए किसी एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने के लिए या लाने के लिए, दोनों कंडीशन हो सकते हैं, ले जाने के लिए भी और ले आने के लिए भी जितने वर्क डन किए जाते हैं किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज का फॉर्मूला अगर लिखें हम, वोल्टेज इज इक्वल टू W/Q, वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज। वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया। देखिए एक चीज हो कि किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए वर्क करने की जरूरत होती है, यानी कि टू चार्ज अ बॉडी वर्क इज रिक्वायर्ड, यानी कि बॉडी को चार्ज करने के लिए एक काम को करने की
जरूरत पड़ती है। निश्चित रूप से बॉडी को चार्ज करना होगा तो पार्टिकल्स के द्वारा वर्क करने पड़ेंगे, और जो वर्क होगा वही क्या हो जाएगा, वोल्टेज में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज टू कैरी, या ऐसे भी द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज। उसको वोल्टेज कहा जाता है। इसका अगर हम SI यूनिट लिखें, SI यूनिट, तो लिख सकते हैं V इज इक्वल टू वर्क का यूनिट जूल और चार्ज का यूनिट कूलम्ब। तो कितना हो गया, जूल पर कूलम्ब। और ये जूल पर कूलम्ब जो होता है वो वोल्ट के इक्वल होता है, जिसको कैपिटल V से डिनोट किया जाता है। यानी कि लिख सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने के लिए अगर 1 जूल का वर्क डन होता है तो जो वोल्टेज होगा वो कितने के इक्वल होगा, 1 वोल्ट के इक्वल होगा। यहां इसको 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर हम लोग यहां पर 1 वोल्ट को डिफाइन किया जा सकता है कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू कैरी 1 यूनिट ऑफ चार्ज, then voltage will be 1 volt। तब वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। If 1 joule of work is required to carry 1 unit of positive charge, मतलब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने के लिए अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन की रिक्वायरमेंट होती है तो जो वोल्टेज होंगे वो कितने के होंगे, 1 वोल्ट के होंगे। यहां पर भी सब पर 1 पे मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको समझ में आ सके। तो 1 जूल पर कूलम्ब कितना के इक्वल होगा, 1 वोल्ट के इक्वल होगा। नोट कर लीजिए इसको बेटा बाबू। देखिए इसको एक और टर्म में देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, उसमें कैसे इसको डिफाइन करें हम। देखिए इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट ऑफ चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज। उसको भी वोल्टेज ही कहा जाता है। यानी कि वोल्टेज भी बराबर क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर पोटेंशियल जोड़ दें ज्यादा अच्छा रहेगा। पोटेंशियल मींस होता है स्ट्रेंथ और वोल्टेज का भी मतलब होता है स्ट्रेंथ, इसलिए पोटेंशियल जोड़ देंगे ज्यादा बेहतर होगा। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और बाई कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो इस अनुसार से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले एनर्जी निकाल करके, क्योंकि वर्क क्या होता है, एनर्जी के इक्वल होता है ना, तो लिख सकते हैं V बराबर अगर W/Q लिख सकते हैं तो एनर्जी बाई चार्ज क्यों नहीं लिख सकते हैं हम। वर्क तो एनर्जी के इक्वल होता है, तो वर्क बाई चार्ज भी लिख सकते हैं और एनर्जी बाई चार्ज भी लिख सकते हैं। दोनों में कोई भी लिखा जा सकता है। अब देखिए एक नेम है वोल्ट मीटर। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे किसी भी कंडक्टर के अंदर के वोल्टेज को मेजर किया जाता है। लिख सकते हैं इट इज अ डिवाइस बाय विच वोल्टेज इज मेजर्ड, जिससे कि वोल्टेज क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, इज मेजर्ड। अब इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, ऐसे होता है इसका सिंबल। देखिए एक राउंड शेप में होगा, इसमें V लिखा हुआ रहेगा और यहां पर ऐसे होगा, एक तरफ पॉजिटिव साइन एक तरफ नेगेटिव साइन। जैसे आपके घर में अगर स्टेबलाइजर होगा तो उसमें आप देखते होंगे वहां पर लिखा होता है V साइन दिया हुआ रहता है, वो वोल्ट मीटर है। और जिसमें A साइन दिया हुआ रहता है, कैपिटल A लिखा रहता है इस तरह से, अगर कैपिटल A लिखा हुआ रहे तो समझिए कि उसको एमीटर कहते हैं, एमीटर, जिससे इलेक्ट्रिक करंट मेजर किया जाता है। अब जोड़े कैसे, अब देखिए जैसे मान गए कि एक सर्किट है हमारे पास, यहां पर बल्ब लगे हुए हैं और सर्किट है, ठीक है। ये पॉजिटिव से कनेक्ट है और एक ये निगेटिव से कनेक्टेड है, ओके। वोल्ट मीटर जब कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव
को एक साथ कनेक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव था या निगेटिव था, तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव वाला टर्म पॉजिटिव की तरफ और वोल्ट मीटर का निगेटिव वाला टर्म निगेटिव की तरफ आ जाएगा। और वहीं अगर एमीटर को कनेक्ट करना रहता, अगर वहीं एमीटर को कनेक्ट करना रहता तो हम केवल उसको यहां पर कनेक्ट कर देते। यानी कि वोल्ट मीटर हमेशा किसमें जोड़ा जाता है? पैरेलल में जोड़ा जाता है। पैरेलल और सीरीज जस्ट पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग। पैरेलल में जोड़ा जाता है कौन? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। जबकि एमीटर जो होता है वो किसके साथ? सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज में कौन जोड़ा जाता है? एमीटर जोड़ा जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट मेजर किया जाता है। समझ में आया? उम्मीद है समझ में आया होगा। नोट कीजिए, इसके टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल कुछ बनाएंगे हम लोग। नोट कीजिए इसको, इस पॉइंट को वीवीआई बना के नोट करेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। नोट कीजिए मेरा बच्चों। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वोल्टेज। इसके बाद एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे और आज का क्लास हम लोग ओवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेसिस्टेंस पढ़ेंगे। और उसका फॉर्मूला डेरिवेशन पढ़ेंगे। देखिए वोल्टेज जो होते हैं, वोल्टेज दो टाइप के होते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक होता है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा होता है जिसको कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इसमें चार्ज, इसमें जो चार्ज होते हैं वो कहीं इंफिनिटी से आकर के एक सिंगल पॉइंट पर आके मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट को बी मान लिए जहां पे चार्ज आ रहे हैं, और यहां पर ए मान लिए जहां से आ रहा है। यहां मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है ताकि पता चल सके कि ये इंफिनिटी से आ रहा है और कहां जा रहा है? एक सिंगल पॉइंट पे जा रहा है। जबकि इस वाले टर्म में, पोटेंशियल डिफरेंस वाले टर्म में, एक सिंगल पॉइंट से चलना शुरू करता है और ये इंफिनिटी तक चला जाता है। कहां तक गया पता नहीं, जैसे कि ए हो गया और बी टर्म इसका क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा, और ए टर्म इसका सिंगल पॉइंट हो जाएगा जहां पे देखा जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए किसी ट्रांसफार्मर के पास आप खड़े हैं, तो ट्रांसफार्मर में लाइट कितना दूर से आ रहा है, ट्रांसफार्मर में चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट कितना दूर से आ रहा है, यह आपके लिए अननोन है। तो दूर से आ रहा है, यानी इन्फिनिटी से आ रहा है। तो कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से सिंगल पॉइंट जहां पे आप खड़े हैं, ट्रांसफार्मर के पास खड़े हैं, तो कौन उसमें जो वोल्टेज मेजर करेंगे वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफार्मर के बाद कहां तक जा रहा है ये भी आपको पता नहीं है। देखिए अगर किसी ट्रांसफार्मर के पास खड़े हैं तो कहां से लाइट आ रहा है हम तक, कहां से करंट आ रहा है, कहां से चार्ज आ रहे हैं, कितनी दूर से आ रहे हैं, यह पता नहीं है। तो इस केस में, फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अच्छा, अब हमारे पास आया, उसके बाद मूव करना शुरू किया, वो कहां तक गया ये भी तो पता नहीं है ना, जब तक हम जा करके नहीं देखें। तो कहां तक गया? तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा? सेकंड केस को क्या बोलेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। आई बात समझ में? एक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसमें इनिशियल पॉइंट पता नहीं होता है, फाइनल पता होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें फाइनल पॉइंट पता नहीं होता है और क्या पता होता है? इनिशियल पॉइंट पता होता है। यानी कि इसमें फाइनल जो होते हैं, फाइनल पॉइंट जो होता है वो इंफिनिटी होता है, और इसमें इनिशियल पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? इंफिनिटी होता है। तो अगर इसका डेफिनेशन अगर आप तैयार करना चाहें तो लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू, कहां पे? इंफिनिटी टू सिंगल पॉइंट, इंफिनिटी टू सिंगल पॉइंट। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में जस्ट उसका उल्टा कर देंगे,
यानी कि इसको लिख देंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम सिंगल पॉइंट टू इंफिनिटी। सिंगल पॉइंट टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कहां से आ रहा है ये पता नहीं होता है, लेकिन कहां जा रहा है ये पता होता है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में कहां से आ रहा है ये पता होता है, लेकिन कहां जा रहा है ये पता नहीं होता, यानी कि वो इंफिनिटी होता है। और यहां पे कौन सा इंफिनिटी होता है? इनिशियल इंफिनिटी होता है। और इसमें क्या होता है? फाइनल इंफिनिटी होता है। यानी कि लिख सकते हैं, डेफिनेशन दोनों का मैंने बता दिया। दोनों का यूनिट वोल्टेज हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, तीनों का ऐसा यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ वोल्टेज, सभी टाइप के वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या होगा? वोल्ट होगा, जिसको कैपिटल V से डिनोट किया जाएगा। दोनों में जनरली V इक्वल टू W बाई Q लिख सकते हैं, V इक्वल टू W बाई Q लिख सकते हैं दोनों में। इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। एक और फॉर्मूला होता है VA माइनस VB इक्वल टू W बाई Q। तो इसको जानना है, अभी जस्ट मिटा करके इसको हम लोग जानेंगे, अभी तुरंत जानेंगे हम लोग। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। एक में इनिशियल पता नहीं होता है और दूसरे में फाइनल पता नहीं होता है। चार्ज कहां से आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट कहां से आ रहा है उसके बारे में पता नहीं होता है, और एक में चार्ज कहां तक जा रहा है और इलेक्ट्रिक करंट कहां तक जा रहा है ये पता नहीं होता है। ठीक है, मिटाते हैं। जस्ट हमने अभी लिखा VA माइनस VB इज इक्वल टू W बाई Q। इसके बारे में देखिए, मान गए एक सोर्स है, पॉइंट A है, पॉइंट B है। पॉइंट A का वोल्टेज 100 वोल्ट है और पॉइंट B का वोल्टेज 120 वोल्ट है। इसमें 10 कूलम्ब का चार्ज कैरी किया जा रहा है, यानी कि यहां पर VA है 100 वोल्ट, VB है 120 वोल्ट। तो आप कहेंगे सर यहां पर तो आपने VA माइनस VB लिखा था। हाँ, वोल्टेज कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। कभी सुनो कि मेरे घर में -20 वोल्ट आया है, ऐसा हुआ है? कभी नहीं होता है। मैक्सिमम तो पहुंच सकता है, मैक्सिमम तो हमारे घरों में 220 वोल्ट सप्लाई होता है, कभी कभी 440 आ जाते हैं और घर का शॉर्ट सर्किट सब उड़ जाता है। लेकिन मिनिमम कितना आता है? 0 वोल्ट आता है। यानी कि यहां पर फाइनल वोल्टेज अगर निकालें तो लिख सकते हैं VB माइनस VA। अगर ये बड़ा होता तो VA माइनस VB करते। ठीक है, तो लिख सकते हैं VB माइनस VA, यानी कि 120 वोल्ट माइनस 100 वोल्ट, यानी कि आ गया हमारे पास 20 वोल्ट। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। VA माइनस VB का वैल्यू कितना है? 20 इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज कितना है? 10 कूलम्ब। क्रॉस गुना करते हैं तो वर्क इज इक्वल टू 20 इंटू 10, तो 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 200 वर्क है तो वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। तो कितना वर्क डन हुआ? 200 जूल वर्क डन हो गया। इसको नोट कीजिए ताकि हम मिटाएं और एक दो न्यूमेरिकल देखें हम लोग। मिटाए बाबू? देखिए एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन required to carry 15 coulomb to a point of voltage 105 वोल्ट। निकालना है क्वेश्चन कि वर्क डन निकालना है जब क्या दिया है? चार्ज दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? वोल्टेज दिया है कितना? 105 वोल्ट। तो पहले जो दिया हुआ हो
जो गिवन हो उसके लिख लेंगे। गिवन क्या है, वोल्टेज है 105 वोल्ट और चार्ज यानी कि क्यू है कितना 15 कूलम। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फॉर्मूला से V इज इक्वल टू W बाई क्यू। निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है, तो वर्क इज इक्वल टू V इंटू क्यू। V कितना है 105 है और Q कितना है, Q कितना है 15 है, तो कितना हो जाएगा ये 1575। ठीक है ना, 1575 जूल इसका टोटल वैल्यू आ गया। कितना आ गया 1575, 1575 जूल किसका आ गया, वर्क डन हो गया। इतना वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं। नोट कीजिए बाबू इसको, मिठाई बाबू कुछ पॉइंट देख लीजिए, कुछ पॉइंट देख लेते हैं अभी तक जो पढ़े हैं उसमें थोड़ा सा। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, इन एंशिएंट टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट चार्जेस फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, मीन्स पॉजिटिव टू क्या होता है निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। लेकिन अभी के डेट में नाउ दिस डेज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट चार्जेस फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर, यानी कि निगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन से कहां पर पॉजिटिव, कहां तक प्रोटॉन तक फ्लो होता है। अभी आपने देखा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, व्हाई इट इज सो, इट वाज नॉट क्लियरली एक्सप्लेन्ड, ये क्लियर एक्सप्लेन नहीं किया गया कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद नेक्स्ट कि वाई द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज जस्ट ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, it is also not clear, ये भी पूरा का पूरा क्लियर नहीं है। तो 3-4 पॉइंट है जिसके बारे में जान लिए हैं, ये अभी तक पढ़े थे हम लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लीजिए रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है ना, और इसका फॉर्मूला डेरिवेशन पढ़ेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम लोग किस चीज का, रेजिस्टेंस का, और बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे रेजिस्टेंस पर। इलेक्ट्रिसिटी में अगर रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल बनाने नहीं आया तो आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें रेजिस्टेंस अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हीटिंग इफेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो फिर जूल्स लॉ आपको नहीं आ पाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगला वीडियो जरूर देखें, उसमें रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में, बहुत टेढ़े मेढ़े को एकदम जल्दी बना देना, कैसे बना दे न्यूमेरिकल, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो बच्चों आज के लिए रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में फिर स्टडी करेंगे हम लोग। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, हमारे आज के क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू। ओके बाय, थैंक यू।